गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इसको मैं आपको दे रहा हूँ। इसे एकदम याद कर लें और इससे आपको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कई बार, CD2 प्लस रंगहीन होता है क्यों? कैडमियम 2 प्लस रंगहीन होता है क्यों? तो कैडमियम प्लस 2 जो है वो रंगीन होता है क्योंकि CD2 प्लस के डी कक्षा में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए रंगीन होता है। क्योंकि हम जानते हैं जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो रंगहीन होता है। वह जो होगा आपका डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय। CD2 प्लस कैडमियम प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्रिप्टॉन 36 5s0 4d10 डी है। डी कक्षक में क्या है, 2 करके बढ़ गया है कि मतलब कि डबल हो गया है। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है, रंगहीन होता है। CD2 प्लस रंगहीन होता है क्योंकि CD2 प्लस के डी कक्षा में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर H2O द्रव अवस्था में रहता है जबकि H2S गैस। तो H2O द्रव होता है कमरे के ताप पर, जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है। तो इसका कारण क्या है, तो H2O अंतरा अणुक H आबंध बना सकता है। H2O जो होते हैं, H2O के पास क्या होता है, अंतरा अणुक मतलब अपने जैसे अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसी कारण जो होता है, कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है। H2O द्रव होता है जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है। HIHF से अधिक शक्तिशाली अम्ल होता है क्यों? HIHF से अधिक शक्तिशाली अम्ल होता है क्यों? HI जो होता है अम्लीय शक्ति ज़्यादा होता है। HI की आबंध लंबाई HF से ज़्यादा होती है। HI की आबंध लंबाई HF से ज़्यादा होती है, जिसके कारण HI का आबंध ऊर्जा या वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, HF की तुलना में कम होता है। और HI HF की तुलना में H प्लस क्या करता है, आसानी से त्याग करता है। इसलिए HI का अम्लीय शक्ति क्या होता है, HF से ज़्यादा होता है। देखिए, अम्लीय शक्ति का मतलब हुआ H प्लस त्याग करने की क्षमता। तो HI और HF में HI का आबंध लंबाई ज़्यादा होता है। आबंध लंबाई ज़्यादा होगा तो आबंध ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम। किसकी तुलना में, HF की तुलना में। मतलब H प्लस त्याग करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। इसलिए HI की अम्लीय शक्ति क्या होती है, HF से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, व्याख्या करें। तो संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तथा डी ऑर्बिटल अपूर्ण होने के कारण, मतलब पूरी तरह भरा नहीं रहता है, अयुग्मित रहता है। इसमें डी संक्रमण होता है, अतः ये रंगीन होते हैं। याद रखिएगा, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है
और जिसके कारण डी ट्रांजिशन होता है, डी संक्रमण। डी संक्रमण के कारण क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम है, क्यों? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार क्या होता है, क्लोरीन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है ना, जिसके कारण फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन अधिक विकर्षण का अनुभव करते हैं, जबकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा होता है और वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है, वह कम विकर्षण अनुभव करता है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। BCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है? BCl3 लुईस एसिड होता है, लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है? तो सिंपल सी बात है, लेविस अम्ल का मतलब होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। BCl3 के B परमाणु अपूर्ण अष्टक वाले हैं, इसके पास रिक्त P कक्षक है। तो BCl3 क्या अपूर्ण अष्टक है, इसके पास रिक्त क्या है, P कक्षक है, जिसके चलते ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आसानी से ग्रहण करता है। इसलिए BCl3 लेविस अम्ल की तरह कार्य करता है। BCl3 लेविस अम्ल की तरह कार्य करता है, क्यों? BCl3 के B परमाणु जो होते हैं वह अपूर्ण अष्टक होते हैं, और अपूर्ण अष्टक होते हैं, साथ ही साथ इसके पास क्या होते हैं, P कक्षक होते हैं, रिक्त P कक्षक होते हैं। रिक्त P कक्षक होने के कारण यह निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए BCl3 लेविस अम्ल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस में विरंजक गुण को दर्शाने वाली अभिक्रिया, क्या व्यंजक लिखे या सूत्र लिखे? तो क्लोरीन गैस जो होता है वह रंग को उड़ाने का काम करता है, तो वो किस तरह काम करता है उसी को लिखना है। क्लोरीन गैस नमी से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। जो भी क्लोरीन गैस होते हैं वह नमी से, मतलब H2O से अभिक्रिया करके नेसेंट ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन करते हैं। यही ऑक्सीजन जो होता है तथा यह नवजात ऑक्सीजन फूल पत्ती आदि के रंगीन अवयवों से क्रिया करके ऑक्सीकृत करके रंगहीन बना देता है। तो Cl2 पहले जल से भी क्रिया किया तो HCl और O बनाया, HCl और क्या बनाया, O बनाया, HCl और क्या बनाया, O बनाया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर Cl2 + H2 है, 2HCl और ये ऑक्सीजन है। यहाँ आप देख सकते हैं रंगीन पदार्थ पर, यही रंगीन पदार्थ के साथ जैसे फूल पत्ती हुए है ना, वो ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करके उसको क्या करता है, रंगहीन कर देता है। क्लोरीन गैस में व्यंजक गुण दर्शाने वाले अभिक्रिया का व्यंजक लिखें। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस नमी से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है तथा यह नवजात ऑक्सीजन फूल पत्ती आदि के साथ, आदि रंगीन अवयवों के साथ क्रिया करके
ऑक्सीकृत करके रंगहीन बना देते हैं। Cl2 + H2O 2HCl + O रंगीन पदार्थ प्लस O रंगहीन। O जो होता है यहाँ नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकारक एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर से आप देख सकते हैं। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जबकि शेष हेलोजन्स अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रकट करता है। क्यों? एक क्वेश्चन है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, तो इसका कारण है फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, अतः इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है। यही कारण है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, जबकि शेष हेलोजन के पास d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण यह एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन जो होते हैं केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, -1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास d कक्षक नहीं होते, d ऑर्बिटल नहीं होते, जबकि अन्य हेलोजन के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों या गैसें एक परमाणविक होता है कैसे? अक्रिय गैसें एक परमाणविक होता है कैसे? अक्रिय गैस सामान्यतः अणुओं का निर्माण नहीं करता है। अक्रिय गैस सामान्यतः अणुओं का निर्माण नहीं करता है। ये प्रकृति में एक परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, मतलब He के रूप में रहता है, Ne के रूप में रहता है। इसलिए इसे हम लोग एक परमाणविक कहते हैं, क्योंकि यह किसी अन्य परमाणु के साथ क्रिया नहीं करता है, रासायनिक बंधन नहीं बनाता है, यह अस्थायी होता है। इसलिए अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं। फूलों पर ऑक्सीकरण द्वारा विरंजक गुण अस्थायी होता है। फूलों पर ऑक्सीकरण द्वारा मतलब कि ऑक्सीजन के द्वारा विरंजक गुण क्या होता है? अस्थायी होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थायी। मतलब जब हम फूलों का रंग हटाते हैं ऑक्सीजन से तो परमानेंट हट जाता है, लेकिन SO2 का यूज करते हैं तो परमानेंट नहीं हटता है। क्यों? आर्द्रता की उपस्थिति में क्लोरीन एक ऑक्सीकारक एवं विरंजक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जब क्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है तो HCl और नवजात ऑक्सीजन HCl और HOCl बना रहा है। ये HOCl HCl और नवजात ऑक्सीजन दे देता है। रंगीन पदार्थ के साथ वो क्या कर देता है? अभिक्रिया करता है और रंगहीन पदार्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कार्बोकेटायन क्या है? व्याख्या करें। तो कार्बोकेटायन क्या है? व्याख्या करें। बहुत बार आया है क्वेश्चन, कार्बोकेटायन क्या है? व्याख्या करें। तो आप देख सकते हैं, वैसा स्पेसीज या कार्बन जिसके पास धन आवेश रहता है उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। अर्थात धन आवेशित कार्बन को ही क्या कहा जाता है? कार्बोकेटायन कहा जाता है। धन आवेशित कार्बन को कार्बोकेटायन कहा जाता है। और कार्बोकेटायन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बोकेटायन जो भी होते हैं उन सभी कार्बोकेटायन में कार्बन पर अगर धन आवेशित आ जाता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं।
और कार्बोकैटायन में कुल धन आवेश कितना होता है, धन आवेश कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। यहाँ देखिए 2 4 और 2 6, अर्थात कार्बोकैटायन को 6 होता है, मतलब अपूर्ण अष्टक होता है। इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसका प्रसंकरण, जितने भी कार्बोकैटायन होता है उसका प्रसंकरण कितना होता है, sp2 होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय में रंगहीन होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा कार्बोकैटायन क्या है। तो वैसा स्पेसीज या कार्बन जिसके पास धनावेश रहता है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, अर्थात धनावेशित कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन के पास कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, अर्थात कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसका प्रसंकरण sp2 होता है और ये प्रायः प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों? किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को कौन सा तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। चूँकि डी उपकक्षा में अधिक से अधिक, हम लोग जानते हैं डी उपकक्षा जो होते हैं उसमें 5 कक्षक होते हैं और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए किसी भी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उदासीन जोड़ा प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव किसे कहते हैं? ये बिहार बोर्ड के 12th में पूछे जाने की संभावना है और 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन जोड़ा प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव किसे कहते हैं? उदासीन जोड़ा प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव किसे कहते हैं? जब पी ब्लॉक का तत्व का NH2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है, जब पी ब्लॉक के तत्व का NH2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है तब इस अक्रिय जोड़ा प्रभाव कहते हैं, तब इसे अक्रिय जोड़ा प्रभाव कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय जोड़ा प्रभाव का मान बढ़ता है। अक्रिय जोड़ा प्रभाव के चलते पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अक्रिय जोड़ा प्रभाव क्या है भाई? तो कहता है जब पी ब्लॉक के तत्व का NH2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है, इसे ही हम लोग अक्रिय जोड़ा प्रभाव कहते हैं। अक्रिय जोड़ा प्रभाव जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाइएगा वर्ग में तो आपका बढ़ते जाएगा, और अक्रिय जोड़ा प्रभाव के कारण ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इन्हें हम लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, H3PO3 एक अवकारक अभिकर्मक है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है। तो हम लोग बात करते हैं H3PO3। H3PO3 अवकारक है जबकि H3PO4 नहीं। H3PO4 के फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 5 है। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5। H3PO4 में पीक ऑक्सीकरण संख्या +5 है जो अधिकतम है, क्योंकि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वर्ग संख्या के बराबर हो सकता है, अर्थात H3PO4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही नहीं सकता है क्योंकि +6 हो जाएगा, वो संभव नहीं है। जबकि H3PO4 का फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +3 है। H3PO3 में आपका फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो 3 आएगा, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या होगा, अवकारक हो जाएगा। तो याद कर लेंगे आप लोग, H3PO4 के फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है जो अधिकतम होता है, अर्थात H3PO4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, जबकि H3PO3 के फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, इसलिए H3PO3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है।
इसलिए H3PO3 अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सारा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। आप ये सारे क्वेश्चन को देख लें, आंसर के साथ सारा क्वेश्चन है। अक्रिय गैसें में केवल जेनॉन ही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों? अक्रिय गैस हम लोग जानते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को अक्रिय गैस करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस यौगिक नहीं बनाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जेनॉन जो होते हैं XeF4 XeF6 यौगिक बनाते हैं। तो बताता है यौगिक बनाता है तो क्यों? जेनॉन का आकार एवं आयनन विभव का मान जो होता है, जेनॉन का आकार एवं आयनन विभव का मान अन्य गैसों की तुलना में आकार भी बड़ा होता है और आयनन विभव का मान क्या होता है? कम होता है। जेनॉन का आकार बड़ा और आयनन विभव का मान कम होता है ना? तो कम होता है। जेनॉन परमाणु के अंतिम कक्षा में डी उपकक्षा होता है, इसलिए युग्मित इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में जाकर अयुग्मित हो जाता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधातुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करती है, इसलिए जेनॉन ही रासायनिक यौगिक बनाता है। तो जेनॉन जो होता है रासायनिक यौगिक बनाता है क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और यह क्या करता है? इसके पास डी उपकक्षा होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डी उपकक्षा में अयुग्मित होकर करके अधातु से क्या करते हैं? सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, मतलब रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। आपके बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। XeOF को संरचना सूत्र लिखिए। आप देख सकते हैं Xe केंद्रीय परमाणु है और 4 फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। इसका संरचना सूत्र इस तरह है। XeOF4 निर्जन जोड़ी है, वर्गाकार समतलीय संरचना है इसकी। ये जो यहाँ पर है वर्गाकार समतलीय। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर जो है अपवाद में है, क्रोमियम अपवाद में है। कॉपर में जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं डी ब्लॉक का तो 9 हो जाएगा डी के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे एस से और 10 कर देंगे और 4 को क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखेंगे आप लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है। 4s1 में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बच गया? 3d10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी प्राय पूछा जाता है। कॉपर और क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, कैसे? लोग जानते हैं चांदी जो होता है वह सबसे ज़्यादा विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है। इसका क्या कारण है? कहता है सिल्वर, चांदी में संयोजी बैंड अपूर्ण भरे होते हैं। संयोजी बैंड अपूर्ण भरे होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आरोपित विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयोजी बैंडों से कंडक्शन बैंडों में आसानी से होता है। तो संयोजी बैंड जो होता है और कंडक्शन बैंड के बीच गैपिंग कम होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आसानी से होता है, इसलिए सिल्वर अच्छा विद्युत का चालक होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिल्वर में संयोजी बैंड अपूर्ण भरे होते हैं। सिल्वर में मतलब चांदी में संयोजी बैंड जो होते हैं अपूर्ण भरे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपित विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बैंडों से संयोजी बैंडों से कंडक्शन बैंडों में आसानी से होता है। संयोजी बैंडों से
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयोजी बंधों से कंडक्शन बैंडों में आसानी से होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सुचालक होता है। CD कैडमियम 2+ लवण सफ़ेद या रंगहीन होते हैं, क्यों? पहले ही बताया गया है। CD+2 आयन में क्या होता है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके कारण ये रंगहीन या सफ़ेद होते हैं। टेफ्लॉन का एकलक पूछ रहा है। टेफ्लॉन का एकलक जो होगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण होता है ना, तो एक नया चीज़ बनता है, बहुलक बनता है, जिसको टेफ्लॉन कहते हैं, जिसका यूज होता है नॉन स्टिक वेयर में। तो ये देख लीजिए, टेट्रा का मतलब 4 फ्लोरीन, 1 2 3 और 4 इथिलीन। सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोकस कर रहे हैं। सल्फर SF6 बनाता है जबकि SL6 नहीं। सल्फर जो होते हैं वो हम लोग का क्या करता है, SF6 बनाता है। SF6 बनाता है जबकि SL6 नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की तुलना में छोटा होता है और फ्लोरीन का वैद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लोरीन SF6 बनाता है जबकि क्लोरीन HCl6 नहीं। तो ये क्लियर हो गया। फ्लोरीन का आकार छोटा, वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है क्लोरीन की तुलना में, इसलिए ये बनाता है यौगिक SF6 जबकि यह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइल एमीन है अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? तो हम जानते हैं कि क्षार उसे कहते हैं जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करता है। हम जानते हैं कि क्षार उसे कहते हैं जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का जो त्याग आसानी से करता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो अल्काइल एमीन में और अमोनिया में देखते हैं, तो अल्काइल एमीन में अल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अर्थात +I प्रभाव होता है। +I प्रभाव होता है, जिसके कारण +I प्रभाव होता है, जिसके कारण क्षारीय शक्ति को बढ़ाता है, जबकि अमोनिया में इसका अभाव होता है। यहाँ देख रहे हैं, ये आपका अल्काइल एमीन है, ये अमोनिया है। ये +R ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन उधर से पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी त्यागने की बढ़ रही है, अर्थात क्षारीय शक्ति ज़्यादा है। एक वर्ड में कहें कि अल्काइल एमीन का क्षारीय शक्ति अमोनिया से ज़्यादा होता है, क्यों? तो +I प्रभाव के कारण अल्काइल एमीन का क्षारीय शक्ति अमोनिया से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने जाए की संभावना है। तो सारे VVI क्वेश्चन हैं जो आपके 12th के एग्ज़ामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं, और इन सारे क्वेश्चन का ज़रूर अध्ययन करें, इनको याद कर लें, और आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। एमिनो एसिड क्या है, अमीनो अम्ल क्या है? तो नाम ही है अमीनो एसिड, मतलब कि एमिनो ग्रुप भी होगा और एसिड ग्रुप भी होगा। अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जो 2 क्रियाशील समूह NH2 और COOH अर्थात एमिनो अम्ल एवं कार्बोक्सिलिक समूह रहता है। तो 2 को समूह है, एक NH2 है और एक COOH समूह है ना। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एमिनो एसिड्स। COOH है और NH2 है। प्रोटीन का एकलक या मोनोमर एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन का एकलक या मोनोमर क्या होता है, एमिनो एसिड होता है।
प्रोटीन जो बनता है एमिनो एसिड से बनता है। जब 20 एमिनो एसिड आपस में संयोग करते हैं तब NH2 का H और COOH का OH आपस में संयोग कर जल निष्कासन कर पेप्टाइड आयन बनाते हैं, जिसका बहुलीकरण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब हम कह सकते हैं एमिनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 2 क्रियाशील समूह एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और यही एमिनो एसिड का बहुलीकरण होता है तब प्रोटीन बनता है। यह भी कह सकते हैं प्रोटीन का जब वियोजन होगा तो एमिनो एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देख सकते हैं कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं आर्गन 4s1 होता है 3d10 कॉपर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक इसका निकल गया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कॉपर +2 का आर्गन 4s0 3d9। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए और एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेकेलाइट तथा पीवीसी बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होते हैं। बेकेलाइट और पीवीसी, बेकेलाइट भी बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी क्या है बहुलक है, तो इसको बनाने के लिए कौन कौन सा हम लोग क्या करते हैं प्रारंभिक मतलब एकलक लेते हैं। तो बेकेलाइट जो बनता है वो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के मिलाने से बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक रसायन लेते हैं वो आपका बेकेलाइट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा और फिनॉल हो जाएगा। जबकि पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए हम लोग लेते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड हम लोग लेते हैं जिसको क्लोरोइथिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है क्यों, तो इसका आंसर सीधा है ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं उसमें अंतरा अणुक H आबंध रहता है, जिसके कारण इसके अणु आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ईथर का क्वथनांक क्या होता है अल्कोहल से कम होता है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों, फिनॉल C6H5OH जिसका सूत्र होता है H+ त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन बनाता है जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है, अर्थात रेजोनेंस के कारण फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्यों, या सबल अम्ल होता है क्यों, तो फॉर्मिक अम्ल H+ त्याग कर फॉर्मेट आयन बनाता है, जबकि एसिटिक एसिड H+ त्याग कर एसिटेट आयन बनाता है। चूँकि फॉर्मेट आयन एसिटेट आयन से ज़्यादा अस्थायी होता है, क्योंकि फॉर्मेट आयन के पास +I समूह नहीं होता है, जबकि एसिटिक एसिड में +I समूह होता है। तो +I समूह जो होता है जितना ज़्यादा होगा वो अम्लीय शक्ति को घटाएगा। तो फॉर्मिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय गुण होता है एसिटिक अम्ल से, क्योंकि इसमें +I प्रभाव कम होता है। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा और मुझे लगता है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको अच्छा लग रहा है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी इससे मदद मिल रही है, तो कमेंट करें और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। थैंक यू।